हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 5 पहली बूंद के कविता का भावार्थ देखा था। अब इस वीडियो में हम उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं उसके प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, पहली बूंद कविता के कवि का नाम बताइए। इसका उत्तर होगा, पहली बूंद कविता के कवि का नाम गोपाल कृष्ण कौल है। दूसरा प्रश्न, कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? उत्तर होगा, कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न, बादल और आसमान को किसके समान बताया गया है? बादल को काली पुतली और आसमान को नीले नैनों के समान बताया गया है। चौथा प्रश्न है, धरती पुनः कैसा होने के लिए ललचा गई? धरती पुनः हरी भरी होने के लिए ललचा गई। अगला प्रश्न है इसका, वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरते ही उसमें क्या क्या परिवर्तन आए? इसका उत्तर होगा, वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरते ही सूखी पड़ी धरती से अंकुर निकलने लगे और हरी धूप प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगी। अगला प्रश्न है, बादलों का धरती की तरुणाई से क्या संबंध है? इसका उत्तर होगा, बादलों का धरती की तरुणाई से संबंध है कि बादल से वर्षा की बूंदें जब धरती पर गिरती है तब धरती हरी भरी हो जाती है, जैसे उसने अपने युवा अवस्था को प्राप्त कर लिया हो। इसका अगला प्रश्न है, आकाश ने धरती की प्यास कैसे बुझाई? इसका उत्तर होगा, आकाश ने धरती की प्यास वर्षा की बूंदों से बुझाई। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये आप भावार्थ अगर समझ गए होंगे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, अन्यथा ये उत्तर देख लें। वर्षा ऋतु में मौसम बहुत सुहाना होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। वर्षा ऋतु सूखे पेड़ भी हरे भरे दिखने लगते हैं। अगला इसका भाव स्पष्ट है, देखिए, धरती के सूखे से लेकर धरा पर आई। इसका पहले हर कविता की तरह पहले इसका प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद इसका भावार्थ देखिए। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वर्षा की पहली बूंद धरती के सूखे होठों पर जब गिरती है तो अमृत के समान लगती है, जिससे धरती के रोम रोम से हरी धूप प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं। इसका दूसरा है, नीले नैनों सा से लेकर धरा पर आई। इसका भावार्थ देखिए। कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कवि को नीला आकाश नीले नैनों के समान तथा बादल काली पुतलियों के समान लग रहे हैं। ये बादल दुख से बेचैन होकर वर्षा के बूंदों के रूप में पिघलकर धरती की लंबी प्यास बुझा रहे हैं, जिससे यह धरती हरी भरी होने को ललचा रही है। इस तरह यह प्रश्न उत्तर पूरा होता है। आगे इसका भाषा बोध देखेंगे। भाषा बोध इसको आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं उतारना है। पहला है, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिवस का देखिए, दिन, वार और वासर होता है। दूसरा है धरा का, धरती, भू और वसुंधरा। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप देख के ही लिखें। अमृत का लिखें, सुधा, अमीय, पीयूष। नयन का होगा, नैन, लोचन, आँख। ख नंबर देखिए, इसमें विशेषण शब्द लिखना है। निम्नलिखित शब्द युग्मों से विशेषण एवं विशेष से छांट कर लिखिए तथा विशेषण के भेद बताइए। यहाँ पर देखिए, पहली बूंद में पहली विशेषण है, विशेष ये बूंद है और है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब दूसरा में देखिए, सूखे अधरो है तो सूखे विशेषण होगा, अधरो आपका विशेष से होगा गुणवाचक विशेषण। तीसरे में नीले नैनों में नीले होगा विशेषण, नैनो होगा विशेष्य, ये भी गुणवाचक विशेषण है।
काली पुतली, इसमें काली होगा विशेषण और पुतली होगा विशेष्य, ये भी गुणवाचक विशेषण है। बूढ़ी धरती, बूढ़ी विशेषण और धरती विशेष्य, गुणवाचक विशेषण। चिर प्यास, चिर फिर होगा आपका विशेषण और प्यास विशेष्य होगा, गुणवाचक विशेषण। मतलब ये सारा गुणवाचक विशेषण ही है। तीसरा ग देखिए, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ये गलत लिखा हुआ है वर्ड, इसको आपको सही करके लिखना है। अंबर में अनुस्वार होगा। करुणा, यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा होगा करुणा। स्वर्णिम में व के ऊपर आरेफ नहीं लगेगा, ड़ के ऊपर लगेगा। अमृत लिखा हुआ है, आरेफ इधर पदेन लगा हुआ है, अमृत होगा। अब बूंद में यहाँ पर चंद्र बिंदु होगा। यहीं तक करना है आपको, ये बुक में ही करना है प्रश्न उत्तर। पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर केवल आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसका भाषा बोध आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है। इस तरह ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम। धन्यवाद।